हेलो एवरीवन, सभी मित्रों को मेरा नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और जय श्री राम। मित्रों, आज के इस वीडियो में हिंदी विषय की पाठ्य योजना किस प्रकार से बनाई जाती है उसके ऊपर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। मित्रों, सबसे पहले आपको हेडिंग लगा लेनी है दैनिक पाठ्य योजना का क्रमांक। तो आपकी जो भी दैनिक पाठ्य योजना है उसका सबसे पहले आपको क्रमांक लगा लेना है आपकी डायरी के ऊपर ही ऊपर। उसके पश्चात में आपका जिस विद्यालय में बीएड या बीएसटीसी का प्रशिक्षण प्रोग्राम चल रहा है उस विद्यालय का आपको नाम लिख देना है। तो ये होगा आपके विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय चल रहा है। दैनिक पाठ्य योजना क्रमांक हो जाएगा जिस कक्षा की आप पाठ्य योजना तैयार करें, वो कक्षा लगा कक्षा 8 के। आज अपन पाठ्य योजना तैयार करें तो कक्षा 8 जाएगी। दिनांक लगा लीजिए, जिस दिनांक को आप बना रहे, समय अवधि जाएगी 35 मिनट। जिस कालांश में बना रहे हो वो कालांश लगा लीजिए, वो वर्ग लगा लीजिए। और आज का जो अपना विषय है वो है हिंदी विषय। आज अपन हिंदी विषय की पाठ्य योजना तैयार करेंगे। मित्रों, आज का जो अपना प्रकरण है वो है सूरदास के पद। तो सूरदास के पद प्रकरण के ऊपर आज अपन पाठ्य योजना विस्तार पूर्वक से तैयार करेंगे। तो ये लगा लीजिए आप प्रकरण। मित्रों, यह सारी खाना पूर्ति करने के पश्चात आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है वो है आपके शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य के अंदर आपको मित्रों दो कॉलम बना लेना है। पहला कॉलम हो जाएगा शिक्षण के उद्देश्य, दूसरा हो जाएगा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। ये दो कॉलम बनाने के पश्चात आप इसमें लिखिए। लिखने से पहले थोड़ा समझ लीजिए शिक्षण के उद्देश्य होते क्या है। शिक्षण के उद्देश्य तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो इस शिक्षण से बच्चों के अंदर क्या परिवर्तन आ गया, या बच्चों के अंदर वो ये विषय वस्तु या कोई भी विषय वस्तु पढ़ा के या आपके द्वारा कोई भी वस्तु पर पढ़ाई जा रही है तो उससे बच्चे के अंदर आप क्या परिवर्तन लाना चाह रहे हैं, या ये पढ़ के अपने आप में क्या परिवर्तन वो महसूस कर सके, वो आपके आ जाएंगे शिक्षण के उद्देश्य। तो शिक्षण के उद्देश्य के अंदर पहला जो शिक्षण का उद्देश्य आता है वो है आप लगा लीजिए ज्ञानात्मक। तो ज्ञानात्मक शिक्षण उद्देश्य का बच्चे में जो अपेक्षित परिवर्तन है, देखिए मैंने लिखा दी अपेक्षित परिवर्तन को लिख लीजिए। द्वितीय शिक्षण का उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना। तो अर्थ ग्रहण से संबंधित जो मैंने आपको सारा लिखा है इसमें शिक्षण के उद्देश्य, जैसे भाषा तत्वों का ज्ञान करना, विषय वस्तु का ज्ञान करना, ये सारी चीज़। और इससे संबंधित जो मैंने अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन इसके अंदर लिखा दिया। तो दो शिक्षण के उद्देश्य लिख ली। इसके पश्चात में तीसरा जो मित्रों इसके पश्चात में जो नेक्स्ट शिक्षण का उद्देश्य आता है तीसरे नंबर का, वो शिक्षण का उद्देश्य है आपका अभिव्यक्ति। चौथा है कौशलात्मक और पांचवा है अभिरुचि। इस प्रकार से इससे संबंधित जो मैं अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। चौथे पांचवें और शिक्षण के उद्देश्य लिखने के बाद छठवां जो शिक्षण का उद्देश्य निकल के आता है आपका वो है अभिवृत्ति। तो इस प्रकार से आपको जो छह शिक्षण के उद्देश्य, इन छह शिक्षण के उद्देश्य से संबंधित जो मैंने आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखा है, इन अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन को आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं मित्रों नेक्स्ट हेडिंग आती है इसके पश्चात में वो है आपकी शिक्षण सहायक सामग्री। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री के बारे में आपको बता दूं, शिक्षण सहायक सामग्री तात्पर्य है कि छात्र अध्यापक शिक्षक द्वारा जब बच्चों को शिक्षण करवाया जा रहा है तो शिक्षण कराते समय जो सामग्री उनकी शिक्षण में सहायता प्रदान करती है वो सारी शिक्षण सहायक सामग्री, जैसे चौक हो गया, डस्टर हो गया, शामपटा वाला पेट, सारी सामग्री इसके अंतर्गत आ जाएगी। नेक्स्ट हो जाएंगे शिक्षण विधि, व्याख्यान विधि या प्रविधि या प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। पूर्व ज्ञान हेडिंग लगाएगी, इसमें लिखेंगे विद्यार्थियों इस विषय के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, जिस वो विषय अपन पढ़ने जा रहे हैं। सूरदास के जो पद है, इस सूरदास के पद विषय के बारे में सामान्य जानकारी विद्यार्थी पहले रखते हैं। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आपकी प्रस्तावना प्रश्न। हेडिंग लगा लीजिए प्रस्तावना प्रश्न। मित्रों, प्रस्तावना प्रश्न हेडिंग लगाने के पश्चात में आपको बता दूं उसके अंदर आपको दो कॉलम बनाने, एक तो छात्र अध्यापक क्रिया, एक विद्यार्थी क्रिया। ये दो कॉलम आप तैयार कर लीजिए। और लिखने से पहले मैं आपको बताऊँ जो प्रस्तावना प्रश्न होता है वो आपकी पाठ्य योजना सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, कि जितना अच्छा प्रस्तावना प्रश्न तैयार करेंगे आपकी पाठ्य योजना उतनी चीज उतनी प्रभावपूर्ण, उतनी मस्तिष्क में बहुत दिन होते क्या लाइक बन सकेंगे, आप प्रभावशाली बन सकेंगे। तो उससे ध्यान देने की चीज़ें, जो प्रस्तावना प्रश्न होता है उसके अंदर आपके द्वारा बच्चों से प्रश्न पूछे जाते हैं और बच्चों द्वारा इन प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। और मित्रों मैं बता दूं इससे महत्वपूर्ण बात, जो आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे ये प्रश्न तार्किकता के क्रम में होने चाहिए। कहने का मतलब एक प्रश्न को दूसरे प्रश्न से जोड़ते हुए बच्चे को आपसे प्रश्न, आपके द्वारा बच्चे से प्रश्न पूछे जाएंगे ताकि बच्चे को आसानी से जो आप विषय वस्तु पढ़ाना चाह रहे हैं उससे बच्चा जुड़ सके। और कम से कम आपको 4 प्रश्न और अधिक से अधिक एकदम 6 या 7 प्रश्न आपके द्वारा बच्चों से पूछे जाएंगे। अंत के अंदर आपके द्वारा एक समस्यात्मक प्रश्न पूछा जाएगा, जिसका बच्चे प्रश्न उत्तर नहीं दे पाएंगे तो इस प्रकार से समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, तो समस्या का समाधान भी आपके द्वारा ही किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप प्रश्न तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगा आपकी शिक्षण के उद्देश्य। तो हेडिंग लगा लीजिए शिक्षण के उद्देश्य। शिक्षण के उद्देश्य हेडिंग के अंदर आप लिखेंगे विद्यार्थी आज हम सूरदास के पद का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपका शिक्षण का उद्देश्य। इसके पश्चात में नेक्स्ट हेडिंग आती है, लगा लीजिए मित्रों आप प्रस्तुतिकरण हेडिंग लगाने के पश्चात में इसके अंदर आपको 5 कॉलम तैयार कर लें। पहला हो जाएगा क्रम संख्या, दूसरा हो जाएगा शिक्षण विधि बिंदु, तीसरा हो जाएगा छात्र अध्यापक क्रिया, चौथा हो जाएगा विधि और एक यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया एक विधि हो जाएगी, और 5 हो जाएगा आपको श्यामपट कार्य। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम तैयार कर लें। एक विधि वाला कॉलम भी आपको यहाँ पर बनाना है, ध्यान रखिएगा। एक विधि वाला कॉलम आपको यहाँ पे तैयार करना है, तो एक कॉलम और बना लीजिए विधि वाला एक्स्ट्रा कॉलम। उसके पश्चात में जो
आपको पहला जो शिक्षण बिंदु आता है उस पहला शिक्षण बिंदु के अंदर आपको शिक्षण बिंदु लिखना है सस्वर वाचन। तो ये हो जाएगा आपका पहला शिक्षण बिंदु सस्वर वाचन। सस्वर वाचन से संबंधित छात्र अध्ययन क्रिया के अंदर मैंने आपको सारी चीज़ लिखा दी। सस्वर वाचन विद्यार्थी इन सारे सस्वर वाचन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। से मैया कभी बड़े छोटी तू कितनी बार तू पूतन आए। तो इस प्रकार से हो जाएगा सस्वर वाचन। द्वितीय शिक्षण बिंदु है अनुकरण वाचन। तो छात्र अध्यापक छात्र पदों के लिए अनुकरण वाचन निर्देश देने के लिए कहेगा। नेक्स्ट है अशुद्धि संशोधन। तो छात्र विद्यार्थी द्वारा उच्चारित शब्दों को अन्य छात्रों की सहायता से शुद्ध संशोधन करेगा। इससे संबंधित जो मैंने अपेक्षावर्ती प्रश्न को लिखा है जिस यहाँ पर कार्य है उस यहाँ पर कार्य को परिपूर्ण करने के लिए मित्रों जो मैंने आपको ये सारी चीज़ें लिखाई है सस्वर वाचन अनुकरण वाचन या अशुद्धि संशोधन इसके अंदर जो भी काठिन्य निवारण ये सारी चीज़ें इसके अंदर काठिन्य जो शब्द हैं इस कठिन शब्दों को आप श्यामपट कार्य के अंदर दिख दीजिए। आप ब्लैक चार्ट लगा के इसके अंदर आप ध्यानपूर्वक उतार दीजिए। तो इस प्रकार से जो आपका श्यामपट कार्य है वो परिपूर्ण हो जाएगा। इसके पश्चात में मित्रों जो नेक्स्ट हेडिंग निकल के आती है उस नेक्स्ट हेडिंग की ओर चलते हैं। मित्रों आपको फिर से वही अगले पेज पर फिर से वही 5 कॉलम तैयार कर लेने। शिक्षण बिंदु हो जाएगा, छात्र द्विविद्या हो जाएगा, विद्यार्थी क्रिया हो जाएगी, एक विधि वाला कॉलम हो जाएगा, श्यामपट कार्य हो जाएगा। इस तरह से आपको ये 5 कॉलम तैयार कर लें। 5 कॉलम तैयार करने के पश्चात में जो शिक्षण बिंदु वाला कॉलम है इसके अंदर आपको नेक्स्ट शिक्षण बिंदु लिखना है वो है बोध प्रश्न। तो बोध प्रश्न जो होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए उसमें बच्चों का ध्यान एकाग्रचित होकर लगा रहे, उनका ध्यान पाठ है उससे भटके नहीं। इस वजह से बोध प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाएंगे। तो छात्र अध्यापक द्वारा बोध प्रश्न पूछ लेते हैं, बच्चों द्वारा प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो विद्यार्थी क्रम में आप ये सारी चीज़ लिख दीजिए। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी आपकी मौन वाचन। शिक्षण बिंदु के अंदर हो जाएगी मौन वाचन। जो मौन वाचन है मौन वाचन लिख लीजिए आप। छात्र विद्यार्थी मौन वाचन का निर्देश देगा, सभी विद्यार्थी अनुसार मौन वाचन करेंगे। नेक्स्ट है मूल भाव इसका सारांश। तो छात्र अध्यापक द्वारा इसका मूल भाव या सारांश जो सूरदास के पद है इसके मूल भाव या सारांश को बताया जाएगा। तो मैंने लिख दिया इसके अंदर क्या क्या इसका मूल भाव है क्या इसका सारांश है और सभी विद्यार्थी इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और भाव विश्लेषणात्मक प्रश्न जो इसके भाव विश्लेषणात्मक जो प्रश्न है उन भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नों को आप लिख लीजिए। इन भाव विश्लेषणात्मक प्रश्नों को जैसे एक प्रश्न मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण की चोटी बनाने के लिए माता यशोदा ने क्या उपाय बताए। तो बच्चे उत्तर दे देंगे दूध पीने का उपाय। तो इस प्रकार से आपको ये सारे प्रश्न ध्यानपूर्वक लिख लेने। मित्रों इस प्रकार से सारे प्रश्न लिखने के पश्चात में जो आपकी पाठ योजना है वो यहीं पे समाप्त होती है, लेकिन उससे पहले आपको नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी मित्रों आपकी पुनरावृत्ति प्रश्न। थर्ड हेडिंग लगा लीजिए पुनरावृत्ति प्रश्न। जो पुनरावृत्ति प्रश्न के बारे में बता दो, जो पुनरावृत्ति प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते हैं ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाए हैं उसका वो पुनरावृत्ति करा सके या उनका दोबारा अभ्यास करवा सके। इसलिए पुनरावृत्ति प्रश्न छात्र अध्यापक द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी इसके पश्चात में मूल्यांकन प्रश्न। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं हेडिंग लगा लिए मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बारे में आपको थोड़ी सामान्य जानकारी दे दूं कि मूल्यांकन प्रश्न किसके द्वारा पूछे जाते हैं और क्यों पूछे जाते हैं। जो मूल्यांकन प्रश्न होते हैं वो छात्र अध्यापक के द्वारा पूछे जाते हैं और इसलिए पूछे जाते ताकि उसने जो विषय वस्तु बच्चों को पढ़ाई वो बच्चों ने सीखी है अथवा नहीं सीखी है, कितनी सीखी है, इस बारे में जानकारी प्रतिपुष्टि या फीडबैक लेने के लिए छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किए जाते हैं। और छात्र अध्यापक द्वारा मूल्यांकन प्रश्न किसी भी प्रकार के किए जा सकते, जरूर नहीं जैसे मैंने बनाए उसी प्रकार के आप भी प्रश्न तैयार करें। तो आपके द्वारा लघुतरात्मक अतिलघुतरात्मक निबंधात्मक बहुविकल्पात्मक सत्य सत्य वाले रिक्त स्थान वाले किसी भी प्रकार के प्रश्न आपके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। तो अब मैंने आपको बता दिया कि आप किस किस प्रकार के प्रश्न तैयार करते हैं। तो आपके द्वारा मूल्यांकन प्रश्न बच्चों से पूछ लिए जाएंगे। अंत के अंदर आपको बच्चों को गृह कार्य देना है। गृह कार्य से देना है जिस घटना के स्तर से आपने बच्चों को अध्ययन कार्य करवाया उस घटना के स्तर को ध्यान में रखते हुए आप बच्चों को गृह कार्य दे दीजिए ताकि बच्चे घर पे जाकर जो अपना खाली समय है उस खाली समय को आसानी से परिपूर्ण कर सकें। मित्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।